नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पाते हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं मिसाल बेमिसाल, और एक बहुत ही कमाल की शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। 30 साल के एक नौजवान मौजूद हैं जिनकी चर्चाएं देश और दुनिया में हो रही हैं। जल प्रहरी और वाटर हीरो के सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। 53,000 से अधिक अपने गाँव में चाल खाल जो है वो आपने बनाए हैं। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के उखलकांडा ब्लॉक के नाई गांव के रहने वाले हैं चंदन नयाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नयाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। हमारे श्रोताओं की बहुत समय से डिमांड थी कि आपको बुलाया जाए, आपसे बातचीत की जाए, तो हम तमाम श्रोताओं की तरफ से भी आपका बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, श्रोताओं विस्तार से बताना चाहते हैं आपको कि चंदन नयाल जी ने पॉलिटेक्निक किया है इलेक्ट्रॉनिक से लोहाघाट से, और उसके बाद हालात ऐसे हुए कि आप अपनी प्रकृति के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति आपका एक इमोशंस बढ़े और आपने इस काम को शुरू किया है। अभी तक 53,000 से ज्यादा चाल खाल बना चुके हैं और बहुत सम्मानों से सम्मानित हो चुके हैं। बहुत सारी संस्थाएं आपको लगातार सम्मानित करती हैं, बुलाती हैं जहां भी उनको लगता है कि इस तरह का काम होना चाहिए। स्कूलों में आप जो है अभियान छेड़े हैं प्रकृति प्रेम का, पर्यावरण संरक्षण का, तो बहुत लंबा परिचय है। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे, गूगल पे, तो बहुत सारा परिचय आपको इनका मिलेगा। और 2021 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से आपकी बहुत तारीफ की थी। उसके बाद फिर 2023 में और 2021 का जल प्रहरी और वाटर हीरो सम्मान आपको मिला है जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से, और वन विभाग के पीसीसीएफ ने भी आपको सम्मानित किया है। 2 बार हमारे मुख्यमंत्री धामी जी आपको सम्मानित कर चुके हैं, और 130 से अधिक संस्थाओं के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं ताकि इस काम को और अधिक फैलाया जा सके। अभी ऋषिकेश से आप लौटे हैं जहां पर राजाजी नेशनल पार्क के अंदर चाल खाल बनाने की बात हो रही है, जिससे हाथियों को क्रॉसिंग नहीं करने पड़े सड़क की, पानी के लिए दूर न जाना पड़े। तो बहुत सारी पहल हो रही है। आज विस्तार से जानते हैं इस काम को। नयाल जी, बताइए कहाँ से शुरू किया आपने ये काम, कैसे उम्मीद थी कि इतना अधिक बढ़ जाएगा? देखिए, शुरुआती दौर क्या था कि हमारे जो जंगल है, क्योंकि मेरी पढ़ाई जो है बाहर से हुई है, गांव से नहीं हुई, तो शुरुआती दौर में हमारे जो जंगल थे वो पूरे चीड़ के जंगल हैं। वहाँ पे जो है जून के महीने आग लगती है, और जून में यहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, और उस वक्त मैं जो है घर जाता था तो मैं देखता था कि हमारे जो जंगल हैं चीड़ के वो जल रहे हैं, और उनके साथ जो छोटे छोटे पौधे हमारे बांज बुरास खरसू के जो हमारे नेचुरल जंगल हैं वो भी जल रहे हैं। तो बड़ी एक मन में पीड़ा होती थी कि भाई हमारे जो जंगल जल रहे हैं तो आने वाले समय में क्या होगा। तो वहीं एक शुरुआत की। उस वक्त ना पता भी नहीं था कि भाई पर्यावरण क्या होता है, मतलब एक इस तरीके का कोई वो नहीं था कि इस तरीके से हम कभी चर्चाओं में भी आएंगे और कोई नाम जो है हमारा आएगा। तो एक शुरुआत थी। उस वक्त क्या था कि मेरे पास पेड़ भी नहीं थे। मेरे ताऊ जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, तो मैं उनसे कहा, मैंने कहा ताऊ जी जो है मैं कुछ पेड़ लगाना चाहता था। तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में कुछ पेड़ दिए और फिर वो मैंने लगाए। उनको एक प्रेम तो था ही प्रकृति से, पेड़ों से बड़ा लगाव था, तो मैंने लगाए, उनका संरक्षण भी किया। तो धीरे धीरे फिर ये मुहिम जो है हमारी बढ़ती गई, और फिर स्कूलों में भी हम लोग, मैं जब भी समय मिलता था। तो ये जो पॉलिटेक्निक करने के बाद आप जब आए घर पे, तो कुछ समय आपने रुद्रपुर में नौकरी की? नहीं, उसके बाद ये शुरू किया? नहीं, ये जो है शुरुआत क्या था, जब मैं 12th में पढ़ता था तो तभी से, जब छुट्टियां होती थी गर्मियों की ना, तो तब से शुरू ये हम लोगों ने कर दिया। क्योंकि जून का महीना जो है गर्मियों का होता है, फिर जुलाई का महीना चल जाता है, उसमें पौधारोपण का कार्यक्रम होता है। तो तब हम लोग जो है पौधे लगाना शुरू कर देते थे गांव के लड़कों के साथ मिलकर, और अपनी जमीन पे हम लोग करते थे। और उसके बाद जब मैंने ये पॉलिटेक्निक किया, उसमें भी जो है जब दौरान घर आता था तो उस वक्त फ़ोन भी नहीं हुआ करता था हमारे पास, क्योंकि स्टूडेंट थे, तो छोटा वाला फ़ोन कीपैड था, तो हम लोग करते रहते थे। फिर जब नौकरी करता था रुद्रपुर में, तो उस वक्त भी जो है फिर थोड़ा काम को हमने बढ़ाया कि हम लोगों के साथ जुड़े। गांव में लोग भी मेरा विरोध करने लगे कि भाई ये पागल हो गया है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है पहाड़ों में जो है लोग सब पलायन कर रहे हैं, गांव से दूर जा रहे हैं। मजाक करते होंगे। हाँ, मजाक करते थे कि पागल हो गया, इतना पढ़ने के बाद जो है अब ये पेड़ लगाने का काम कर रहा है या गाँव में वापस आने की बात कर रहा है। तो घर वालों ने भी बड़ा विरोध किया कि भाई सब सारे बच्चे जो है लड़के नौकरी कर रहे हैं, और तू जो है, हाँ, तू जो घर आने की बात कर रहा है, ये सारी चीजें। लेकिन मैंने उस चीज को इग्नोर किया और चलते रहा अपने पथ पर। घर में कितने मेंबर हैं जरा बताना? घर में जो है 5-6 मेंबर हैं। पिताजी हैं, माता जी का मेरा देहावसान हो गया था जब मैं 12th में पढ़ता था। तो वो ये भी एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए कि मैं अपनी माता की सेवा तो नहीं कर पाया, लेकिन अपनी मातृभूमि की सेवा मैं करूं। तो इसलिए जो है मैंने ये डिसीजन आपको हमारे तमाम श्रोताओं की तरफ से। जी,
2000 तो और भाई, कितने भाई बहन भाई हैं? मैं अकेला हूँ और बहनें हैं, 3-4 बहनें हैं मेरी। जी, जी। उनकी शादी भी हो चुकी है, 1-2 बहनों की। जी। और तो भाई जो नाई गांव है आपका, ये कितना ओखलकांडा मुख्यालय से कितना दूर है? ओखलकांडा मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। अच्छा। और ये जो हमारा एरिया है ये पूरा बॉर्डर एरिया है। यहाँ से आप अल्मोड़ा भी जो है कनेक्ट होता है, और यहाँ से चंपावत भी कनेक्ट होता जी, है। तो मतलब कहें कि दानाचुली से आगे आपका पतलोट वाली लाइन हाँ, में। नहीं पतलोट से नहीं, आप धानाचूली से शहर फाटक जाएंगे, शहर फाटक से फिर अंदर मोरनोला से अंदर को हमारे लिए जो है हमारे अच्छा। घर के लिए रोड कटती जी है। जी, तो शहर फाटक लमगड़ा आपके घर के नजदीक हुआ। हाँ, वो नजदीक पड़ता है। जी जी जी। तो क्या चीड़ का जंगल है पूरा, या मिश्रित वन भी है? देखिए पूरा चीड़, पहले एक्चुअल में हमारे जो आसपास में था वो बांज बुरांस के भी जंगल हुआ करते थे, लेकिन हमारी आंखों देखे देखे जो है वो जंगल धीरे धीरे चीड़ बढ़ता गया। चीड़ की ग्रोथ बहुत अच्छी होती थी, उसके नीचे फिर हमारे जो जंगल हैं वो खत्म होते गए, आग से जल के खत्म होते गए। तो मेरे खुद आंखों देखे देखे जब हम छोटे बच्चे थे और आज के मैं अगर देखता हूँ तो हमारे जंगल जो है पूरे चीड़ में तब्दील हो चुके हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन जो है हमारी आंखों के सामने दिख रहा है। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि जहाँ बुरांस के जंगल होते थे, जहाँ काफल के जंगल होते थे, आज वहाँ पर पूरे चीड़ के जंगल है। तो यही चिंता मेरे मन में रही और इसीलिए जो है हम लोग जंगल के लिए काम करना शुरू किया। आज 3 से 4 हेक्टेयर का जंगल एक हम लोग जो है मिश्रित जंगल हम लोग तैयार कर रहे हैं। आने वाले 5 से 10 साल में जो है वो जंगल काफी बड़ा होगा। वाह, तो पौधारोपण वहाँ पर हो चुका है? जी 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 जी, 53,000 से अधिक 53,000 से अधिक पौधे हम लोगों ने लगाए। शुरुआत में क्या था, पौधों का सहयोग किसने किया? वन विभाग ने ये दिया? शुरुआत में जो है कुछ वन विभाग ने मुझे सहयोग किया, और कुछ जो है अन्य हमारे क्षेत्र में जो नर्सरियां हैं वहाँ से मुझे सहयोग मिला। और लेकिन मैंने फिर मेरे मन में एक प्रश्न ये आया कि भाई हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है, कोई मेरा एनजीओ नहीं है, कोई हमारे पास इतना संसाधन नहीं है। तो मैंने खुद ही घर पे जो है अपनी नर्सरी तैयार कर ली। और आज उस नर्सरी कैसे, क्या बीज से? हाँ, बीज से पौधे तैयार करके। बताइए किस किस तरह के बीज आपने उगाए? हम मुख्य रूप से जो है फलदार पौधे तो तैयार करते ही करते हैं, जिनको हम बेचते भी हैं। अब आड़ू खुमानी, पुलम, नींबू, माल्टा, ये सारी चीज जो है हम लोग बेचते भी हैं। साथ ही जो हमने जंगली पौधे हैं, बांज, बुरांस, तीस, इस तरीके के जो पौधे हैं वो भी हम लोग जो है अपनी नर्सरी में तैयार करते हैं, और उन्हीं को जो है हम लोग फिर जो प्लांटेशन हम लोग करते हैं वो करते हैं। और आसपास के स्कूलों में या जो भी कार्यक्रम से होते हैं वहाँ पौधे हम ही जो है अब भेंट करते हैं उनको। अच्छा, क्या बात है। तो पहला जो चाल खाल का जो कॉन्सेप्ट आया, ये फिर कहीं पढ़ा, कुछ किसी को कहीं से सीखा? पहला चाल खाल आपने कब बनाया? देखिए क्या था कि शुरुआती दौर में जब मुझे लगा कि मैंने इसी फील्ड में काम करना है, और मैं सभी से मिला, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी जो पद्म विभूषण हैं, सच्चिदानंद भारती जो चाल खाल के प्रणेता हैं, विश्वेश्वर सकलानी जी, जिन सब मैं उनसे मिला, उसके बाद वो 3 महीने बाद एक्सपायर हो गए थे। वो हो गए। सुंदरलाल बहुगुणा जी हो गए, उनसे मैं 2-3 बार मिला। और आपके जगत सिंह चौधरी जंगली जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा जंगल तैयार किया है। तो इन सब लोगों से मैं जो है मिला। हाँ, शुरुआत में ही जब स्टार्टिंग हम लोग कर रहे थे तो उस वक्त मैं उन सब से मिला कि भाई मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो इन सब के कॉन्सेप्टों को मैंने समझा और फिर जाके एक डिसीजन लिया कि हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। हमने पहले चाल खाल बनाए, क्योंकि चीड़ के जंगल जहाँ होते हैं वहाँ पर नमी नहीं होती बिल्कुल भी। पानी की, पहाड़ों में पानी की बड़ी समस्या है। तो ऊपर टॉप एरिया में जो कैचमेंट एरिया होता है, उसका टॉप एरिया होता है, वहाँ पर सोयल जो है बड़ी अलग तरीके की होती है, वहाँ पर नमी नहीं होती, पेड़ पौधे नहीं हो पाते। तो इसलिए हमने जो है वहाँ पर पहले चाल खाल बनाए, पोखर बनाए। एक माइंड पे ये भी आया कि जो हमारे पुरानी जो परंपरा थी, हम पुरानी परंपराओं को आगे ले जाने की कोशिश हम लोगों ने की। जो पोखर अभियान थे उनको जो है हमने, क्योंकि जब पहले पाइप वगैरह नहीं हुआ करते थे तो तब हम पोखरों से करते थे। तो वही हमने कॉन्सेप्ट लिया। और तो ये जो कैचमेंट एरिया का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को समझाइए कि नदी का जो उद्गम स्थल होता है, दरअसल पानी तो बह गया, तो वो इलाका सूखा रह जाता है। तो ये होता है जब कोई नाला या कोई अगर हमारी गधेरा कोई बन रहा है तो उसका जो टॉप एरिया होता है, जहाँ से उसके स्रोत होते हैं, उस टॉप एरिया को हम कैचमेंट एरिया कहते हैं। वहां से क्या होता है, जब बारिश का पानी रिसर्च के जो है अंदर जाता है, भूमिगत होता है, हमारे एक्वाफियर्स के अंदर भरता है, तब वो एक नदी का रूप लेती है, एक धारा का रूप लेती है। तो उस कैचमेंट एरिया में या तो अच्छा खासा जंगल हो या फिर कुछ इस तरीके के का वातावरण हो, चाल खाल बने, तब वो जाके जो है रिचार्ज होता है। तो वो आज क्या हो चुका है कि पूरे चीड़ के जंगल हो चुके हैं जो वाटर को धीरे धीरे वाटर लेवल को कम कर रहे हैं, और हमारे वाटर रिसोर्सेज जलवायु परिवर्तन के कारण सूख रहे हैं। तो उनको पुनर्जीवित करने के लिए ये कॉन्सेप्ट
जो है अपनाया जाता है। जी, तो ये कौन सी नदी में आपने बनाया है? ये गधेरा होगा कोई? हाँ, ये जो है गोला नदी का कैचमेंट एरिया है और उसमें एक गधेरा है, सुंदरखाली गधेरा, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। और दूसरा जो है लधिया नदी है, जो शारदा नदी पे मिलती है, काली नदी पे मिलती है। उस लधिया नदी के भी एक गधेरा है, उसको कुछ लोग ठाड़ी गाड़ बोलते हैं या कुछ जो है अलानी गधेरा उसको बोलते हैं। तो उस एरिया पे जो है हम लोग काम कर रहे हैं और उसके नीचे हमारा गाँव है। तो वहाँ पर 2 से ज़्यादा जो जल स्रोत हैं वो हमारे प्रत्यक्ष आंखों से देखे जा सकते हैं कि जो रिचार्ज हुए हैं उनसे, जिनमें 6 महीने पानी रहता था। अच्छा। और अब वो जो है 12 महीने रहने लगा है। ये धारे नौले? हाँ, धारे, जो हमारे धारे होते हैं वाह। वो जो है 12 महीने पानी उसमें रहने लगा और उससे लोग अपनी सिंचाई के लिए, खेती के लिए भी जो है उसको प्रयोग कर रहे हैं। और जो उसका डिस्चार्जिंग जोन होता है वहाँ पर हम लोगों ने बड़े कुछ तालाब, पोखर टाइप के बनाए हैं जिनसे लोग जो है अपने खेती के लिए जो है पानी ले जा रहे हैं। जी, तो ये शुरुआत की आपको कितना, 4-5 साल हुआ है अभी? नहीं, 10 साल हो गए लगभग, 10 10 साल से ऊपर हो चुका है। अच्छा, तो 10 साल की परिणति ये है कि जो धारे नौले थे वो रिचार्ज हो गए हैं, वो आपका 12 महीने जो है उसमें आप पानी रहता है। क्या बात है। तो और बताइए कि और किस किस तरह से, फिर क्या कोई टीम आपकी अब जुड़ गई है? आपने एनजीओ कोई रजिस्टर्ड किया है? देखिए, हमारा कोई एनजीओ नहीं है, लेकिन मैं मातृशक्ति का भी धन्यवाद करूंगा और युवा शक्ति का धन्यवाद करूंगा कि जो हमारे गांव के युवा हैं या जहां जहां भी हमने गांव में प्रोग्राम किए, जहां जहां भी गांव के लोगों को जोड़ा, उन लोग का बड़ा एक जो है साथ मिला मुझे, महिलाओं का साथ मिला, महिला समूह का साथ मिला, उनके साथ के से ही जो है ये सारे कार्य हो पाए। और आज भी हम लोग जो है जो चाल खाल और पोखर हम लोग बनाते हैं वो जनता के सहयोग से बनाते हैं। हमारे पास कोई ऐसी फंडिंग नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा फंडिंग वो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग इतनी भारी मात्रा में चाल खाल जो है हम लोग बना रहे हैं। मनरेगा वगैरह ये लोग कोई हेल्प नहीं करते? देखिए, जो हम ये एरिया है इसमें मनरेगा से एक्चुअल में क्या बताइए मैम कि गाँव के ही विकास कार्य जो है नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा। तो ये फिर जंगलों के और इन सब चीजों के लिए पूरा वॉलंटरी है काम? हाँ, पूरा वॉलंटरी है। और अभी हम लोग जो है लगभग 1000 से ज्यादा चाल खाल और पोखर हम लोग बना रहे हैं। वो एक संस्था है, उसके थ्रू हम लोग जो है गोला के कैचमेंट एरिया पे अभी वर्तमान में जो है हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। उसके सहयोग से काम कर रहे हैं। कैसे बनता है कोई चाल खाल अगर कहें तो? कितना वक्त लगता है एक चाल खाल को बनने में? ढलान वाली जमीन में हम 3 प्रकार से काम करते हैं। अगर ज्यादा स्लोप होता है हमारा तो उसमें हम छोटी ट्रेंच बनाते हैं, लंबी ट्रेंच होती है, लगभग वो 3 मीटर लंबी होती है, 2 फुट चौड़ी होती है, 2 फुट गहरी होती है। उसे हम ट्रेंच बोलते हैं या हम उसे खंतियां बोलते हैं, वो हम बनाते हैं। और जहाँ पर हमें बड़ा स्पेस मिलता है वहां पर हम लोग जो है कुछ खाल टाइप के बनाते हैं। उसकी आप ये मान के चलिए कि गोलाई 4 मीटर से ऊपर होती है, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, ऐसे कुछ गोलाई बनाते हैं और उसको हम एक कढ़ाई के आकार का बनाते हैं। अच्छा। ताकि उसमें जानवर अगर चले भी जाए तो आसानी से ऊपर आ जाए। उसको हम एकदम गड्ढा जैसा नहीं बनाते हैं कि वो जानवर अगर उसमें गिर भी जाता है तो वो निकल ना पाए। तो हम उसको जो है कढ़ाई के आकार का बनाते हैं जिसमें जानवर आसानी से पानी भी पी सकता है और उसके बाद फिर उससे बाहर भी निकल सकता है। तो उसकी चिनाई भी होती है चारों तरफ से? नहीं, वो मिट्टी का, बिल्कुल ये जो है प्रकृति के साथ ही चल के होता है। ना हम उसमें सीमेंट का प्रयोग करते हैं, ना हम उसमें पत्थर का प्रयोग करते हैं। और नेचुरली जो है, बड़े चाल खाल की बात करें तो वो कितना बड़ा होता है? हाँ, वो भी लगभग हम 20 मीटर का बना सकते हैं, 30 मीटर का बना सकते हैं। जमीन है तो हाँ, अगर फ्लैट जमीन है तो वहाँ पर 20 मीटर बड़ा हम जो है चाल खाल हम वहाँ पर बना सकते हैं। पोखर बना सकते हैं बड़ा। कितने एक दिन में जैसे कितने बन जाते हैं? अगर हम ट्रेंच की बात करें तो ट्रेंच जो है हम लोग अगर 3-4 युवा हम लोग मिलके करते हैं तो लगभग 5-6 ट्रेंच हम लोग बना सकते हैं। और चाल खाल को बनाने में 1 या 2 दिन हमारे जो है लग जाते हैं। अच्छा जी। कितना क्या रहता है आपका शेड्यूल? थोड़ा सा हमारे लिसनर्स के साथ में साझा करिए कि एक पर्यावरण प्रेमी व्यक्ति का दिनचर्या क्या होती है, कितने बजे आप उठते हैं और फिर अपनी कुदाल लेके क्या आप निकल पड़ते हैं खाल वाल बनाने के लिए? वर्तमान में अगर आजकल की बात करूं तो आजकल का जो मेरा शेड्यूल रहता है, सुबह लगभग 4 बजे मैं उठ जाता हूं। उसके बाद थोड़ा अपने घर का काम, क्योंकि खेती हमारी है, खेती बागवानी से ही हमारा जो है सब कुछ चल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत लगता हूँ। उसके बाद फिर मेरा जो है जब भी मैं घर में रहता हूँ, जब कोई प्रोग्राम होते हैं तो ठीक है, प्रोग्राम के लिए निकलना होता है। अगर प्रोग्राम ना हो तो सुबह मेरा जो शेड्यूल होता है 8 नाश्ता वगैरह करके 8 बजे जो है मैं अपने जंगल के लिए निकल जाता हूँ। वहाँ पर कुछ सफाई वगैरह करनी है या कुछ भी करना है, जो भी काम होता है, जब भी मतलब जो काम होता है वो काम मैं करता हूँ। फिर लगभग 10-11 बजे फिर घर आता हूँ। फिर थोड़ा सा अपना घर का कुछ काम किया, फिर घर में जो है दिन का खाना वगैरह किया। फिर शाम को जो है फिर मेरा जो है खाना खाने के बाद फिर मैं जंगल में चले जाता हूँ। अच्छा। तो मेरा जो है ज्यादातर समय जंगल में ही रहता है। अगर आप मेरे गाँव में भी आएंगे
तो आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि ये जंगली में रहता है। बात है। तो जंगल में जंगली जानवरों का कुछ आतंक है, बंदर, सुअर, बाघ, देखिए वहाँ पर जानवर सभी हैं। लेपर्ड है, अभी बीच में हाल ही में जो है पूरा 3 महीना जो है लेपर्ड बिल्कुल हमारे घर के आसपास में ही रहा, क्योंकि उसने बच्चे दिए थे वहाँ पर। तो काफ़ी गांव के लोग भी बड़े परेशान हुए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बहुत परेशान किया। तो एरिया पूरा जो है सुअर का है। मैं कह रहा हूँ जो चाल खाल हम लोगों ने बनाए हैं वहाँ सुअर ने बैठने वाला बना दिया अपना, क्योंकि उसको। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने इस बार हमारी खेती, आलू की खेती को नुकसान नहीं किया। वहां बैठा जरूर, चाल खाल हमारा जो है 1-1.5 किलोमीटर ऊपर है जहां हम लोग बना रहे हैं। अच्छा। वहां बैठा जरूर, क्योंकि उसको जो है वहां पर ठंडा मिलता है, पानी है वहां पर, तो वहां पर बैठने जरूर आता है, लेकिन तो उसने खेती को नुकसान यही मेरी भी समझ में नहीं आया कि वजह क्या रही कि जबकि वो बैठने वहां आया और उसके नजदीक में लगभग 1-1.5 किलोमीटर पर हमारी खेती है, वहां उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वहां जरूर आया। उसने कई बार जो है चाल खाल में बैठने वाला हर दूसरे तीसरे दिन हमें दिख जाता था वहां सुबह क्या बात है। तो जब आप गाँव में जंगल में रहते हैं तो खतरा भी महसूस करते हैं लेपर्ड से, तेंदुए से? देखिए मैं वैसे तो मैं कहूँ तो हमारी तो जो है आमने सामने कई बार भेंट हो चुकी है, लेकिन हमने कभी उनको छेड़ा नहीं, तो उन्होंने भी जो है हम पर कभी कोई ऐसा अटैक नहीं किया। कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन मुझे मतलब जंगल जाने से कोई डर नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का नहीं। कई किलोमीटर जो है जंगल, वहीं एक देवगुरु जो है जंगल है, जो इस गौला नदी का ही एक बहुत बड़ा लगभग 700 हेक्टेयर में फैला जंगल है, बांज का बड़ा घना जंगल है। तो उस जंगल के संरक्षण के लिए भी हम लोग कई बार जाते हैं। इधर मोरनौला में बहुत घना जंगल है, वो भी गौला नदी का कैचमेंट एरिया है, तो वहाँ भी हम लोग जाते रहते हैं। तो मुझे तो ऐसा कोई खतरा मतलब महसूस नहीं होता है। जी। तो अभी ऋषिकेश से जो आप आ रहे हैं वो क्या काम था, थोड़ा सा बताइए। देखिए ऋषिकेश में भी जो है कुछ चाल खाल बनाने का एक कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर जो है हाथियों का बड़ा एरिया है नीलकंठ पर्वत पे। तो हाथी जो है पानी के लिए नीचे गंगा जी में आते हैं और रोड क्रॉस करते हैं। तो अभी बीच में 6-7 लोगों का लोग जो है मारे गए थे, हाथी ने मार दिए थे इसी बीच। तो हमने ये सोचा कि वहाँ के जो परमार्थ निकेतन से स्वामी चिदानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने ये सोचा कि यहाँ क्यों ना जो है हाथियों की व्यवस्था की जाए। और वहाँ फ्लैट ज़मीन है, अच्छे खासे बड़े पोखर वहाँ पर बन सकते हैं जिनमें 12 मास पानी रह सकता है, और हाथियों के लिए पीने के लिए वहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है। तो उस पर जो है अभी कार्रवाई चल रही है। देखिए अभी परमिशन का थोड़ा सा उसमें चल रहा है, तो उसके बाद जो है उस पर भी हम लोग काम शुरू करेंगे। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ न कुछ ऐसा अच्छा अल्टरनेट जो है वो निकाला गया है। जी। क्योंकि सालों से ये समस्या बनी हुई है हाथियों के आतंक की वहाँ पर। जी। तो बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा स्कूलों में आप बच्चों को किस तरह का संदेश देते हैं? बच्चों के लिए आप एक रोल मॉडल तो आप हो ही गए होंगे आपके इलाके के। देखिए एक्चुअल में क्या है कि हमारे जो शुरुआत से मेरे को लगा कि जो है स्कूल के बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, उसमें से अगर कुछ बच्चे भी और आएंगे, जागरूक होंगे और समझेंगे पर्यावरण से संबंधित चीज़ों को, तो वो अवश्य ही अपने जीवन में उतारेंगे, आने वाली पीढ़ी को करेंगे। तो इसलिए जो है मैं विद्यालयों में जो हमारे आसपास में नैनीताल जिले के चंपावत के, अल्मोड़ा के जो जितने भी विद्यालय, वो 400 से अधिक विद्यालयों में जाके जो है हम पर्यावरण संरक्षण की जानकारी भी दी हमने, और जहां हो सकता था हमने पौधारोपण भी किया, उनको संरक्षित करवाने का प्रयास हम लोगों ने बच्चों से करवाया। उसी के साथ जो है 120 से अधिक ग्राम पंचायतों में, वन पंचायतों में जो है पौधारोपण के काम किए, वो भी सब जन सहभागिता से कार्य हुआ। और मैं सरकार से भी हमेशा निवेदन करता हूँ कि देखिए वन विभाग हो या कोई भी विभाग हो, कि लोगों को साथ लेके हमें चलना पड़ेगा, और जब तक हम जन सहभागिता से हम कार्य को नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये संभव ही नहीं है। बिल्कुल। तो क्या संदेश होगा चलते चलते आपका, और या कुछ और आप बताना चाहें? देखिए मेरा तो यही संदेश रहेगा कि प्रकृति जो है हमारा पूरा, प्रकृति जो है हमारा शरीर है, और हमें अपने शरीर को जिस प्रकार से हम मेंटेन करते हैं, संवारने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से प्रकृति को भी संवारने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। और प्रकृति ही प्रभु है, और प्रकृति प्रभु के विज्ञान को हम सबको समझना पड़ेगा। क्योंकि आज विज्ञान की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, विज्ञान बहुत तरक्की पर है, लेकिन वो विज्ञान सीमित समय के लिए है। जब तक हम प्रकृति के, पृथ्वी के विज्ञान को नहीं समझेंगे, तब तक हम इस समाज को नहीं समझ सकते, और इस धरती को नहीं समझ सकते, और इस पर्यावरण की जो भावनाएं हमारे अंदर हैं, या जो समझ हमारे अंदर है, उसको हम नहीं समझ पाएंगे। जी। उसके अलावा आप इन चीज़ों को कुछ कंबाइंड तरीके से जोड़ के भी देखते हैं कि एक लड़ाई दूसरी लड़ाई से जुड़ी हुई है? जैसे हम देखते हैं कि आज
विकास के नाम पे सीमेंट की कंक्रीट, आप देखिए कि खड़ंजे होते थे पहले से, अब सीमेंट के रास्ते आपको दिखेंगे गाँव में। हर कोई लेंटर वाला मकान अब बना रहा है। तो एक तरह से पूरा मतलब ढांचागत चीजों में ही एक तरह से खामियां हम देखते हैं। देखिए, भौतिक जगत की अगर हम बात करें तो भौतिक जगत की चकाचौंध में हम आज खो चुके हैं। और ये सब भौतिक जगत की चकाचौंध है, कुछ समय का दिखावा है, फिर वही चीज़ों में हमने आना है। अगर हम अपनी पुरानी चीज़ों को अपनाने का प्रयास करेंगे, आज जैसे हम आयुर्वेद की ओर बढ़ने लगे हैं। एक टाइम ऐसा था कि हम सारी मेडिसिन दवाइयों के उसमें जो है हम लोग जा रहे थे, लेकिन आज हम फिर योग की ओर आ रहे हैं। तो ये हम सबको अपने माइंड पे सेटअप करना पड़ेगा कि हम पुनः जो है अपने पुरानी परंपराओं के उस पर आएंगे। जैसे आज पहाड़ों में जो है लेंटर के मकान बन रहे हैं, तो आने वाले समय में फिर पाथरों के मकान जो हमारे, जिनमें गर्मियों में जो है ठंडा होता है और ठंडों में जाड़ों में जो है गर्मी होती है, उनको हम अपनाना शुरू करेंगे। ये सत्य है, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल। नैयल जी, पलायन कितना हुआ आपके गाँव से? देखिए, हमारे क्षेत्र में बागवानी और खेती बड़ी अच्छी होती है, और जिस कारण अभी हमारे युवाओं का बहुत कम पलायन हुआ है। जिस प्रकार से अन्य में देखता हूँ, अल्मोड़ा में देखता हूँ, और पौड़ी में देखा मैंने, उत्तरकाशी में देखा, तो काफी पलायन लोगों का हुआ है। लेकिन हमारे क्षेत्र में जो है इतना पलायन नहीं है। तो बागवानी को मार्केट मिल पाती है ठीक ठाक? देखिए, बागवानी को मार्केट तो नहीं मिल पाती, लेकिन एक प्रयास हम सबका है, हमारे क्षेत्रों का है कि हम लोग जो है अच्छी पैदावार करें, अच्छा उत्पादन करें। तो अगर दाम कम भी हमें मिलता है तो हम जो है उससे अपना आजीविका चला सकते हैं। तो हल्द्वानी मंडी में ही सारे आपका? हाँ, हल्द्वानी मंडी में आता है। जी। तो बहुत शुक्रिया नयाल जी, इतना वक्त आपने दिया। आप हल्द्वानी किसी काम से आए थे जी। और इतना वक्त निकाला आपने हमारे श्रोताओं के लिए। हम चाहते हैं कि टाइम टू टाइम आप आते रहें यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिसाल बेमिसाल, और चंदन नयाल जी जो कि चाल खाल के लिए जाने जाते हैं, और पूरे उत्तराखंड में लोग आपको बुलाना चाह रहे हैं कि हमें भी अपने इलाके में काम शुरू करना है। तो व्यस्त बहुत हैं, और जैसे कि आपने पूरा शेड्यूल उनका सुन ही लिया है, तो उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम और उनका काम आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को चंदन नयाल जी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।